यह तो हमने पिछली गाथा में सिद्ध किया। अब आगे की गाथाओं में उन कर्ता भी नहीं है, उनको लाने वाला भी नहीं है और पुद्गल पिंडों को कर्म रूप करने वाला भी नहीं है। वह तीन काम है ना, एक तो उनको ही बनाए करे कर्मों को, तो वो नहीं करता। दूसरा है कि जहाँ भी वो हों कर्माएं प्रेरणाएं जो हमारी आत्मा के साथ कर्म रूप होकर बंधने वाली हैं, तो उनको वहाँ से लाए। तो दूसरा ये भी एक काम है ना, लाना भी। व्यापारी क्या करता है? किसान पैदा करता है, लेकिन व्यापारी जहाँ वो माल है वहाँ से जहाँ उसके उपभोक्ता हैं, जहाँ उसका उपभोग होना है वहाँ ले जाता है। और फिर तीसरे कि वो वहाँ ले भी जाए तो ले जाने का काम भी उसके माथे पर नहीं है। और फिर जो कर्मान वगैरह हैं उनको कर्म रूप परिणमाए, तो कर्म रूप परिणमाने में तो वो निमित्त रूप से कहीं जाती हैं। निमित्त के मामले में बहुत स्पष्ट चिंतन ये है कि वो कर्ता नहीं है, निमित्त है। और इसी बात को बहुत जोर जोर देके, क्योंकि जहाँ जहाँ शास्त्रों में उसका निमित्त रूप से वर्णन आता है वहाँ वहाँ हम उसे कर्ता समझ लेते हैं, और कई जगह उसको निमित्त कर्ता ऐसा लिख भी देते हैं। उपादान कर्ता के हमने दो भेद कर दिए, उपादान कर्ता और निमित्त कर्ता। तो उसे हम निमित्त कर्ता लिख देते हैं, तो अकेला निमित्त नहीं रहने देते। तो जो कर्तृत्व की गंध है हम निमित्त में से, हमारे माथे में से थोड़ी बहुत हटती है, तो फिर वो वहाँ आ जाती है ना। क्योंकि दो प्रकार के कर्ता होते ही हैं, एक उपादान करता, एक निमित्त करता। अब वो बात अलग है कि कौन में ज़्यादा ताकत है, कम ज़्यादा है, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो कर्ता उपादान नहीं है, निमित्त है ही नहीं। अब हमने ये मान लिया तो फिर ताकत की बात आने लग गई। अब मैं फिर कहूँगा तो लोगों को आलोचना लगेगी। फिर हमारे कवियों ने उनके संवाद लिख दिए कि तू ज़्यादा ताकतवर है, कि मैं ज़्यादा ताकतवर हैं, तेरा तो केवली भी निमित्त ही तो है, तो केवली भी मेरे पक्ष में है। मैंने केवली इसके पक्ष में हो गए, कोई निमित्त है दूसरों के, इसलिए मैंने वो निमित्त उपादान का संवाद हो गए। कवियों ने कसर बाकी रही, तो हमारे नाटककारों ने उसके बढ़िया नाटक बना दिए निमित्त उपादान के। और हमने बस राम रावण का युद्ध है पूरा स्टेज पर निमित्त उपादान का लड़ा दिया, और वो उसको कर्ता सिद्ध करता रहा और वो दूसरो कर्ता सिद्ध करता रहा। तो हम तो कहते रही, हम तो दो ही तर्क दे रहे हैं, हम थोड़ी मानते हैं। हम तो उपादान को ही मानते हैं, निमित्त को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसे तर्क देना भी शांति जी अच्छे नहीं। क्यों कि उन तर्कों में से भी एक आध दो तर्क किसी ना किसी श्रोता के माथे में घुस जाते हैं। आप बताओगे, आप तो सब बता दो अपने जो खाने की चीजें हैं ना घर में, कि इसमें ये दोष है, इसमें एक गुण है, इसमें ये दोष है, एक गुण है, और फिर बच्चों को विवेक से निर्णय करने दो। तो मैं कहता हूं कि ये बताओ, लेकिन वो भक्ष्य ही पदार्थों में बताओ। फिर तो तुम अभक्ष्य पदार्थों के साथ तुलना करने, फिर मांस से भी करने लग जाओगे। आया समझ में? माने उनमें कुछ तर्क ऐसे भी आ जाएंगे कि जो किसी भी कीमत पर यदि हमारे दिमाग में आ गए हैं तो हमें दूसरे के दिमाग में जाएं ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ आपको, और आपकी ज़िंदगी में काम का भी है। इसलिए यहीं जयपुर में ही हॉस्पिटल में जो है ना, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, तो सामने मेडिकल कॉलेज है। तो एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था शाकाहार पर, और उसमें उस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ करके,
अच्छे अच्छे विद्वान आदमी थे, अच्छे वक्ता थे। वो जाखड़े नाम ऐसा लगता है ना, लट्ठ छाप, तो ऐसा कोई जाट होगा लट्ठ छाप में, लेकिन वो मतलब सभ्य अच्छे आदमी थे। लोकसभा के अध्यक्ष बने थे ना आखिर, तो वो अध्यक्ष थे। और मेडिकल कॉलेज के बहुत से डॉक्टर उसमें वक्ता थे, और मैं भी था एक वक्ता। और एक डॉक्टर अस्पताल में अभी भी होंगे, उनका नाम ललित जैन, ललित जो भी होगा, ललित नाम था। उनके पिताजी का नाम था, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, गणित के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और उनको शायद राष्ट्रपति पुरस्कार बहुत बड़ा मिला था। क्या नाम था? यू क्या कोई संस्था होती है ना बहुत बड़ी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके वो अध्यक्ष थे, कोठारी। ये भी ललित कोठारी थे और वे भी कोठारी थे। विज्ञान चंद्र जैसा कुछ नाम था। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कोठारी नाम था, श्वेतांबर जैन थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उनके बेटे जो ललित कोठारी थे ना, वे भी उसमें एक वक्ता थे, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उनने अपने भाषण में ये बात कही कि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ दृष्टि से वो, लेकिन एक तर्क आ रहा था ना सामने से कि शाकाहारी भोजन में हम 20 चीज़ें इकट्ठी करते हैं तब मुश्किल से प्रॉपर डाइट बनती है, क्योंकि हमको विटामिन सी मिलेगा आंवले में, फिर विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलेगा दूसरी चीज़ में, फिर प्रोटीन मिलेगा दूध में, फिर कई कई चीज़ें अलग अलग तो वो मिलेंगी। और यहाँ तक कि वो कहेंगे कि विटामिन डी चाहिए तो धूप में घूमा। मतलब इतना श्रम साध्य है प्रॉपर डाइट जुटाना। इसलिए जो शाकाहारी लोग हैं वो उनको विटामिन की कमी रह ही जाती है, और उस दृष्टि से वे अस्वस्थ रहते हैं, और फिर उन्हें विटामिन की गोलियां खानी पड़ती है। इस दृष्टि से मांसाहार में सुविधा है क्या कि वो सब चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं, क्योंकि वो मांस है ना, तो वो किसी प्राणी का अंश है, तो उसमें तो सब चीज़ें होंगी ही ना, जब तो वो स्वस्थ है। वो गाय है, वो बैल है, वो इतना बलिष्ठ है, इतना मजबूत है, तो उसके मांस में तो सब चीज़ें प्रॉपर होंगी ना, तो अधिकांश चीज़ें सब एक जगह मिल जाती हैं। ये तर्क उन्होंने उसमें प्रस्तुत किया, जो अपन ने भी कभी नहीं सुना था। अब आप ये समझे ना, यानी प्रॉपर डाइट मांसाहारियों को ज़्यादा जल्दी मिल जाती है, इसलिए वे स्वस्थ रहते हैं, और शाकाहारियों को नहीं मिलती है तो वे हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। अपन हमेशा शिकायत करते हैं ना कि ये सब बहुत कितने त्यागी लोग अपने, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ये नहीं, कितने अपने मीन मेक करते हैं, और बेचारे खाते ही नहीं है, कम नहीं है, फिर भी बीमार बने रहते हैं। तो वो डॉक्टरों को यही कहना है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, इन्हें प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर प्रोटीन, जितनी जो चीज़ें चाहिए वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती हैं, इसलिए रहते हैं। मैं बैठा था, उसके बाद मेरा नंबर था, तो मुझे तो बहुत अटपटा लगा कि ये तो ऐसा तर्क किसने रखा है, और सबके गले उतर गया, है ना। और वहाँ तो ऑफिसर लोग बैठे थे सब, क्योंकि अस्पताल में हो रहा था, अस्पताल के हॉल में जिसके पास कार्ड था वो ही जा सकता था, साधारण जनता तो जा नहीं सकती थी। और ये सब ऑफिसर बैठ के दिमाग में, चाहे वो जैनी हो चाहे जैनी, ये दिमाग में घुस रहा था कि भाई प्रॉपर डाइट तो कहीं तुम्हें चाहिए, स्वस्थ रहना है तो मांसाहारी चाहिए। मैंने यहाँ से शुरू किया, ये तुम्हारे काम का भी है, इसलिए तुम्हें बहुत जरूरी है कि
ये शाकाहार सम्मेलन हो रहा है कि ये आहार सम्मेलन हो रहा है, प्रॉपर डाइट सम्मेलन हो रहा है क्या? कि भोजन के लिए प्रॉपर डाइट क्या है, इसके बारे में ये सेमिनार बुलाया है कि हमारा देश शाकाहारी देश है और शाकाहार हमारे देश के नेचर से बिल्कुल सही है और उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये बुलाया है। तो ये तो कोई नहीं कह सकता था कि भाई नहीं, ये तो हमने ये नक्की करने के लिए बुलाया है कि प्रॉपर डाइट किस में है, मांसाहार में या शाकाहार में, और हमें मांसाहार करना चाहिए या शाकाहार। ये कह नहीं सकते हैं, ऐसे मानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सम्मेलन आज तक हमने नहीं सुना कि जिसमें मांसाहार सम्मेलन हो, कि जिसमें मांसाहार के गुण बताए जाएं। ऐसा कोई सम्मेलन अपने में नहीं आया, मांसाहारियों में होते होंगे। यहाँ तो शाकाहार सम्मेलन तो बहुत होते देखे। तो यदि ऐसा है कि 25 चीज़ें हम जुटाएं तब हमारा प्रॉपर डाइट होती है शाकाहारियों की, तो ये अच्छी बात है, ये सौभाग्य है हमारा। कि मांसाहारी को एक जगह ही सब मिल जाती है ना, तो सारी जिंदगी वही एक चीज़ खाते खाते आदमी ऊब जाता है। बढ़िया से बढ़िया चीज़ हो ना, फिर 2 दिन खाओ तो तीसरे दिन नहीं रहे। अभी कहते थे ये दाल तो कल बनी थी, ये सब्जी तो कल ही बनी थी। और गुरुदेव कांजी स्वामी श्रीमद आयतन और तीसरा मेरे को भी गिन लो, घबराना नहीं, कोई मैं बहुत अच्छे काम के लिए नहीं कह रहा हूँ। कि लौकी की खाली 6 महीना तक चलती रहे तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की भी रोजी ना कोई लौकी, श्रीमद की भी, लेकिन लोगों को जो सोए अलग हो, शाम को अलग हो, आज अलग हो, कई अलग चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग भी कभी कभी तो उबे ही जाते हैं ना, है? तो इसलिए मांसाहारियों को खाने में विविधता नहीं है। मैंने क्या तर्क दिया? और हमारे शाकाहारियों में विविधता है क्या? कि आज ये, कल ये, परसों ये, 6 रस्सियाँ हैं, एक दिन घी छोड़ो, एक दिन नमक छोड़ो, एक दिन ये खाओ, तो हमारी सब पूर्ति हम करते हैं। और फिर हमारी चटनी भी है, फिर कड़वी चीज़ भी है, करेला भी हम खाते हैं, इसके बाद में हम खट्टी भी खाते हैं, मीठी भी खाते हैं, सब तरह के रस हमको चखने को मिलते हैं। उतनी चीज़ों के मिलाने से वहाँ प्रॉपर डाइट बनती है क्या? और यहाँ हमारी भोजन की विविधता आ जाती है, इसलिए हमारे भोजन में रोजीना मजा बना रहता है। तालियां पिटी बहुत। मैंने कहा यदि वही परिस्थिति है हमारे विरुद्ध है, तो हमें वो तर्क खोजना है कैलाश जी जो हमारे शाकाहार को प्रोत्साहित करें। हमको वही तर्क प्रस्तुत करना है। हमको ये तर्क प्रस्तुत करना ही नहीं है कि प्रॉपर एक जगह सब मिल गया। तो आप तो बता रहे हो, अरे हमारे पास उसका काट मौजूद है तब बता रहे। यदि काट मौजूद नहीं होती तो हम नहीं बताते। वो बता दें कि हम अभिमन्यु जैसी बेवकूफ़ी नहीं करते कि वो क्या किया, चक्कर तोड़ तो दिया, घुस तो गए, फिर निकलने की विधि मालूम नहीं है। जब निकलने की विधि मालूम हो तो हमने वो तर्क रखा, तो उस तर्क को उसी मजबूती से काटा तो उसमें आनंद आया ना, वो बात गले उतरी। तो नहीं रखना ये तो अपने विवेक पर निर्भर करेगा, कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना, किस परिस्थितियों में रखना। फिर हमने दूसरी बात कही कि अभी ये जो प्रॉपर डाइट है ना, ये बन तो जाएंगी। तो उनने तर्क दिया था कि हिंदुस्तान में क्या है, वो किसान एक रोटी लेगा बाजरा की, ज्वार की, कोई ऐसी मोटी मोटी, समझे ना, और वो क्या चीज, लहसुन रख करके, एक मिर्ची रख करके वो खा लेगा बस। तो उसको क्या प्रॉपर डाइट मिलेगी, उसे क्या विटामिन मिलेंगे, उसे क्या मिनरल्स मिलेगा, उसे क्या फैट चिकनाई मिलेगी, क्या प्रोटीन मिलेगा, उसे कुछ नहीं मिलता।
हिंदुस्तान की तो ये पोजीशन है। तो मैंने कहा कि देखो जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। उस वक्त दिया कहा था मैंने उस भाषण में। और अब लड़का और लड़की दोनों ही काम करते हैं ऑफिस में। अब रसोई में कोई काम नहीं करना चाहता। पहले जमाने में सगाई के लिए लड़की को देखने जाते थे तो पूछते थे चाय बनाना आता है, तुझे रोटी बनाना आता है, दाल बनाना आता है, हैं? आज कोई नहीं पूछता। और कोई पूछता है तो ऐसी लड़कियां पैदा हो गई हैं। क्या करना, आपको रसोई चाहिए है, हमारे यहाँ आती है एक शाम को, वो बहुत अच्छी है, आप उससे बात कर लो। क्या समझे? आप रसोई को खोजने आए हो कि आपको बहू चाहिए? क्यों? यहाँ रसोईया नहीं है। कि कोई रसोईया की नौकरी करने की इंटरव्यू देने नहीं आई हूं मैं, जो आप मेरे से बारे में पूछती हैं। मुझे कुछ नहीं आता। बोलिए क्या करना है आपको? रोटी मेरी बेटी रोटी कैसे खाओगी, क्या खाओगी? नौकर नहीं रखेंगे, नौकर रखेंगे। मैं कहिए रसोइये बहुत मिलते हैं। रसोइया नहीं, कौन? रसोइये जेंट्स, और जेंट्स रसोइये बहुत मिलते हैं। किसी महिला को क्यों हम परेशान करेंगे? हा? हमारे घर में कोई रसोइया रोटी बनाएगा, हम जो हमसे शादी करेगा ना, उसे रसोइये की बनी रोटी खाने की आदत डालनी पड़ेगी। और रसोइये बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, ट्रेन अच्छे बहुओं से भी अच्छे खाना बनाते हैं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो दोनों काम करेंगे तो घर में रसोई कोई नहीं बनाएगा। तो इसलिए बाजार में वो डब्बा बंद भोजन, क्या बोलते उसे, डिब्बा बंद भोजन आता है ना, जो भी नाम हो, मुझे ज्यादा आते नहीं हैं। तो वो डिब्बा बंद भोजन मिलेगा और वो सब खरीद के खाएंगे। तो तुम अकेले डॉक्टरों से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर, सेठ, पंडित, साधु संत, ये सब मिलके ये काम करें। कि साधु संत से क्या कराओगे? घबराओ नहीं। डॉक्टर लोग ऐसे फार्मूले निकालें जो प्रॉपर डाइट हो, वो 25 चीजें मिली हों उसमें, जिन 25 चीजों से हमारी प्रॉपर डाइट बनती है, वे 25 चीजों का मिलाकर एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाए जो बहुत स्वादिष्ट हो, स्वास्थ्यकर हो, सब चीजें मिल जाएं और सब लोगों को आसानी से पच जाए और एक भी चीज हिंसक नहीं हो। डॉक्टर लोग ऐसे फार्मूले निकालें, फिर ये सेठिया लोग ऐसे उद्योग खोलें कि उन फार्मूलों को जमीन पे उतारें। समझ में आई ना? फिर ये मार्केटिंग वाले उनको मार्केट में लाएं और फिर मार्केटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए हम जैसे पंडित हैं, हम समझाएंगे कि गांव में जाकर के कि भाई देखो ये कितना प्रॉपर डाइट है, तो इसमें ये भी है, इसमें ये भी कमी नहीं है, और स्वास्थ्य भी है और अहिंसक भी है। और ये मुनिराज भी हमारा सहयोग करेंगे, ये भी शाकाहार का प्रचार करेंगे। जब गौशाला खोल सकते हैं तो शाकाहार का प्रचार नहीं कर सकते। हाँ? ये मैंने कहा था वहाँ, ये मैं आज का नया सोचा हुआ नहीं है मेरा, कम से मुझे 25 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि वे तो मरे ही 20-25 साल हो गए होंगे। तुम्हारे सीकर का MP था वो, कौन था? बलराम जाखड़। अब वो मरे ही 25 साल हो गए होंगे, इतनी पुरानी बात है। फिर वो अध्यक्ष था, तो उसे बहुत जचा, फिर उसने पूरा भाषण मेरे ही भाषण पर दिया, तो मुझे मालूम पड़ा कि ये इतना अच्छा वक्ता है।
और इतनी अच्छी बात को पकड़ता भी है गहराई से, हैं, उसकी कीमत भी समझता है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जमाना जितनी तेजी से जा रहा है और हमने निर्णय कर लिया है कि अहिंसक आचरण तो शाकाहार ही है भोजन। तो अब हमको अहिंसक भोजन को प्रोत्साहित करना है, तो वो तर्क हम जबान पे ही नहीं लाएं, क्योंकि जिससे एक आदमी को ये प्रोत्साहन मिल जाए कि वो मांसाहारी हो जाए। हर एक को हमारे भाषण से वो शाकाहारी भोजन में ही प्रोत्साहन मिले। मेरा पॉइंट समझिए ना। तो ऐसे कोई भी तर्क, मैंने एक दो दफे और कहा था, याद हो बहुत दिन पहले इसी सभा में, कि ये जैसे ये जो तुम ये वाद करवाते हो ना, जैसे क्रमबद्ध के पक्ष में और विपक्ष में बोलने का, तो इसमें विषय बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। कोई जो चीज बिल्कुल भी है और ऐसी चीज में तुमने पक्ष विपक्ष रख लिए, वो बहुत खतरनाक है। क्रमबद्ध पर्याय में तो बढ़िया है, दो ही तरफ के तर्क आ जाएंगे, हमको सोचने के लिए मैटर मिलेगा। लेकिन तुमने कह दिया कि धंधे में बेईमानी से काम चलता है कि ईमानदारी से। हमको ईमानदारी से धंधा करना चाहिए कि अब बेईमानी भी कर सकते हैं। तब धर्म के हिसाब से तो आप यही सिद्ध करोगे कि हमको बिल्कुल ईमानदारी से धंधा करना चाहिए, और तर्क दोगे कि बेईमानी का एक दफे आदमी धोखा दे सकता है, बार बार नहीं दे सकता है, क्यों? लेकिन जो ईमानदारी से करेगा तो उसकी दुकान परमानेंट चलेगी, ग्राहकों की लाइन लगेगी, समझाओगे ना। लेकिन बीच में ऐसे तर्क भी आ जाएंगे, बहुत उदाहरण, कि बिना बेईमानी के तो काम चलता ही नहीं है। आप करोगे कैसे? ऑफिसर को घूस नहीं दोगे तो आपका काम ही अटक जाएगा, दुकान ही नहीं खुलेगी। मेरा मतलब समझ गया? तो यदि धीरे धीरे उसके दिमाग में ये घुस गई कि घूस तो देनी ही पड़ती है, देनी ही चाहिए, व्यापारी के बच्चे को घूस देना आना ही चाहिए, तो क्या होगा? तरीके तो सभी दोनों तरह के आएंगे ना, ये सब्जेक्ट नहीं रखना। आप समझ गए आपने कैसे रखना कैसे नहीं रखना। क्योंकि जो चीज किसी भी कीमत पर उपादेय नहीं है, एक भी आदमी उससे प्रोत्साहित नहीं हो, उस चीज को पक्ष विपक्ष में न पक्ष में रखना न विपक्ष में रखना। और मैंने ये भी कहा कई जगह कि ये जो चर्चा बंद हो जाती है ना, क्रमबद्ध की बंद हो गई, इसकी बंद हो गई, इसकी करो, क्योंकि हमें फिर तुझे चर्चा में लाना है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ लेख लिखो, 2 आदमी पक्ष में लिखो, 2 आदमी विरोध में लिखो, और धमाधम चलाओ, पढ़ने दो। तो मतलब वो चर्चा तो चले, वो चर्चा ही बंद हो जाए। तो हमारी हर चीज का सही दिशा में सही उपयोग क्या है, ये बहुत विवेक से निर्णय करने की जरूरत है। 3 बातें थी अपनी जो अपनी चर्चा शुरू की थी। क्या आत्मा पुद्गल का करता है कि नहीं है, उन कर्माण परिणामों को लाता है कि नहीं लाता है, और लाकर आकर उन्हें कर्म रूप परिणमित करके आत्मा से संबंधित कराता है कि नहीं। तो फिर ये तो हम बात पिछली गाथाओं में सीख आए, कौन सी? कि करता नहीं है। अभी 2 बातें हमें इन आगे गाथाओं में बताना है कि लाना भी नहीं है और हमें कुछ उसमें फेरफार भी नहीं करना है। और फिर इन बात में अपन ने कहाँ पहुँच गए थे कि फिर लाना नहीं है क्योंकि सब जगह ठसाठस भरी है, कहना नहीं है। परिणमाना नहीं है क्योंकि आत्मा के मोह राग द्वेष भावों को पाकर का निमित्त पाकर और वे अपने आप उन रूप परिणमित हो जाती हैं। ठीक होगी? अभी ये निमित्त आ गया था यहाँ, और फिर हम निमित्त में करता और उपादान करता, वो अपना संवाद चल गया था। और मैंने ये कहा था कि वास्तव में निमित्त है, निमित्त करता नहीं, और वो उपादान है लेकिन उपादान करता है। तो एक तो करता और एक अकर्ता में ये पक्ष था,
और हमने दो पक्ष कौन से बना लिए शांति जी? निमित्त करता और उपादान करता। बस इससे हम भ्रष्ट हो गए। क्यों कि दो करता तो सिद्ध मान ही ले, अब एक मजबूत होगा एक कमजोर होगा, निमित्त हार जाएगा कभी जीत जाएगा, तो 33% से पास हो जाएगा। 33% से पास होना समझते हो? माने ये पक्ष ही नहीं है, समझे? हमको वो पक्ष किसी कीमत पर स्वीकृत ही नहीं करना है, वो निमित्त है, निमित्त करता नहीं है। यह परिणमति सा करता, जो कार्य रूप परिणमित होता है करता तो वो होता है, और निमित्त तो नियम से प्रद्रव होता है। वो आते हैं निमित्त, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होए, है ना? तो पर ही होता है, वो एक देर दूसरे देव का करता नहीं है। ये अपना महान सिद्धांत है। तो इसे तो हमें कर्ता कहते ही हम तो फंस गए। तो निमित्त निमित्त संबंध घने हैं, इसलिए हमको भाषित नहीं हो सका। वो वैसा तर्क कि जिससे वो भाषित हों, तो कहते वैसा तर्क मिथ्यात्व के उदय से हमें आता नहीं। मन मिथ्यात्व का उदय रहता है तो हमको उल्टे ही तर्क आते हैं। देखो बराबर ऐसा होता है, जैसे हमने जो उंगली मोड़ दी ना, कौन कहता नहीं मोड़ सकते? मोड़ दी ना, यही तर्क है, मोड़ दी ना, कौन कहता नहीं मोड़ सकते? फिर पीछे को मोड़ो, ये उसके तर्क ही समझ में नहीं आता। पीछे कैसे मुड़े? पीछे मुड़ती नहीं है तो कैसे मुड़े? मुड़ती है तो उसे क्या मोड़ो? समझ में है ना? वो टोडरमल ने लिखा, वो मिथ्यात्व कर्म का उदय उसमें निमित्त है कि उससे आपका दिमाग उधर को चलता ही नहीं। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी योग्यता से बनेगा, डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनना तो इंजीनियर बनेगा, पंडित बनना तो पंडित बनेगा, वो अपनी क्षमताओं से बनेगा, अपने कारण बनेगा। और तुम थोड़े बहुत हो गए तो निमित्त मात्र होगी। वो अध्यापक तो जरा ज़्यादा निमित्त है, 5 साल तक लगातार तुम्हें पढ़ाएगा। तुम्हारे पिताजी तो सिर्फ इतना ही निमित्त है ना। क्यों दादा? कि भी सोचते थे कि मेरी शादी हुई और मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें पंडित बनाऊंगा, बस वो उनकी विकल्प की सीमा ही तक था ना। और वो विकल्प में भी 3-4 विकल्प लग रहे थे, हुए तो क्यों? और हमें कितनी महिमा आती है, हम उसको लेके बैठे हैं हर जगह। कोई कहते सुनाओ अपनी कहानी, तो हम वो सुनाने बैठते हैं।